Hello friends, welcome to my YouTube channel that is HRM Zone. I am Shweta. I have qualified UGC NET with 97 percentile in code 55 that is labor law. मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जिनका कोड 55 है, HRM और लेबर लॉ जिसे कहते हैं, या फिर मैनेजमेंट है जिसमें मैनेजमेंट में भी HRM टॉपिक आता है, या कॉमर्स जिनका HRM टॉपिक आता है। इसके अलावा वो सारे बच्चे जो कि MBA भी कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं जिनका सब्जेक्ट HRM है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसा हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिसोर्स होता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी HRM में उसका बहुत सारा डिफरेंट उनके डिफरेंट प्लानिंग्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में HRM ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, जिसको हम लोग मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। तो मैन पावर प्लानिंग आखिर होता क्या है? मैन पावर प्लानिंग जो होता है वो इंश्योर करना होता है कि राइट पीपल एट द राइट प्लेस और राइट टाइम पे अवेलेबल हो। इससे क्या होता है कि जो भी जिसमें ह्यूमन रिसोर्स वाले जो भी डिपार्टमेंट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं कि कितनी फ्यूचर में कितना नीड है और कितना अभी हमारे पास अवेलेबल है मैन पावर। तो इन दिनों के बीच में जो गैप होता है उसी गैप को फुलफ़िल करने के लिए वो लोग प्लानिंग करते हैं कि वो भी मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशन को 20 लोगों की ज़रूरत है, मैं एक एग्जांपल के साथ कह रही हूँ। तो ये जो 10 लोगों का गैप है इनको प्लान किया जाता है कि इनको कैसे रिक्रूट किया जाए। कुछ डेफिनेशंस है जो कि डेफिनेटली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो पहला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे ये गिस्लर का है। इसमें गिस्लर ने क्या कहा है, एक मिनट में हाईलाइट कर दूँ आप लोगों के लिए। इसमें गिस्लर ने कहा है कि जो मैन पावर प्लानिंग है is the process including forecasting, developing, implementing and controlling by which a firm ensure that it has the right number of people at the right kind of people at the right place at the right time doing things for which they are economically most suitable. इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। जैसे कि अगर आप देखिएगा यहाँ पे आपका जो आ रहा है ये आपका डेवलपिंग, फोरकास्टिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, और बाद में आपका विच दे आर इकोनॉमिकली मोस्ट सुटेबल। ठीक है, और बाकी ये सब तो है राइट प्लेस एट राइट टाइम, राइट डूइंग राइट थिंग, ये सारे डेफिनेशन में लगभग मिल ही जाता है। लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा, डेफिनेशन को याद करके देखना पड़ेगा कि की पॉइंट कैसा है। तो गिस्लर में जो मैंने आपने हाईलाइट किया है फोरकास्टिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग और इकोनॉमिकली मोस्ट सूटेबल, ये दोनों आपको ध्यान में, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है गिस्लर ने दिया है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछता है, डेफिनेशन दे देता है, 4-5 ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। तो आपको की पॉइंट उसका याद रखना होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिसेंजो एंड रॉबिन्स का है, ये भी बहुत बार एनटीए ने पूछा है, पहले के पीवाईक्यूज में है। इसमें क्या होता है कि इसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट इट हैज़ द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल। देखिए मैंने कहा था जहाँ पे राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये आपका डेफिनेशन में डेफिनेटली रिपीट होता है। लेकिन इसमें जो मेन की पॉइंट है वो आपको देखना होगा, कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग दोज टास्क दैट विल हैव द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो हम लोग की पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पहली चीज़ तो आप देखिएगा इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये बात है जिन्होंने किया है, और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग दिस टास्क, ये दो की पॉइंट्स है। आप देख सकते हैं कि ये डिसेंजो एंड रॉबिन्स का कहा हुआ है। ठीक है, चलिए ये दो डेफिनेशन जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखता है क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं डेफिनेशन, और भी आते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको आने वाले क्लासेस में बता दूंगी। बाकी ये इम्पॉर्टेंस अगर देखें कि मैन पावर प्लानिंग का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, क्यों मैन पावर प्लानिंग ज़रूरी है। जो प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में पर्सनल नीड्स कितनी है, कितने की रिक्रूटमेंट करना है, कितना
कितने को डेवलप करना है। बहुत सारे ऐसे भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉय भी होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होने वाले हैं या जिनका प्रमोशन होने वाला है, वो भी हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं उसमें से भी हमें फ्यूचर में सप्लाई हो जाते हैं मैन पावर के या ह्यूमन रिसोर्स के। तो इसीलिए देखना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि कितनी फ्यूचर नीड है हमारे पास। और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे कि इसमें आपका फास्ट चेंजिंग होते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अगर उससे इम्पॉसिबल हो जाएगा कॉप अप करना, अगर आपका प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग सही से नहीं होगा तो। और इसके अलावा भी कुछ एरिया है जैसे शॉर्टेज इन एरिया। इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैलेंस इन सच अ सिचुएशन, दैट इज ओनली वे विच मैन पावर नीड एंड अवेलेबिलिटी विल कैन बी गारंटी मच इन एडवांस। बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रोडक्शन के एरिया, या फिर कहीं कहीं ऐसा है कि प्रोडक्शन अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी सरप्लस मैन पावर की ज़रूरत है, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। तो उस केस में भी एडवांस में ये पता होना चाहिए कि यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होना है, तो यहाँ पे हमें मैन पावर मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। जो प्रॉपर और इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग होता है ना, वो किसी भी इफेक्टिव जो हायरिंग करते हैं हम लोग पर्सनल्स को कहीं से भी, तो उसका जो कॉस्ट है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि एक प्लान वे में सारा काम होता है, तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवली वहाँ पे काम आती है। इसमें और भी है, जैसे मैन पावर प्लानिंग है तो जो भी डेवलपिंग टैलेंट, जितने भी आपके इंटरनल रिसोर्सेस हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स होता है। तो अगर मैन पावर प्लानिंग सही से किया गया है तो आपके अंदर जो डेवलपिंग टैलेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा, क्वाइट हाई होगा। इससे क्या होगा कि आपके इफेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने में बहुत इजी होगा और इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की बनी रहेगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, जैसे कि इसमें पॉइंट 1 है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। पहले से फोरकास्ट कर लेना, पहले से पता कर लेना कि ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस में कॉप अप करना वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक पार्ट होता है। रियलाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो आपको पता होना चाहिए पहले से कि क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल है, उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। प्रोमोटिंग एम्प्लॉय को, जो भी इंटरनल एम्प्लॉय हैं, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, उनको प्रमोट करने में हेल्प होता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर। जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। अब इसमें प्लानिंग में आपका 4 फेज़ होता है। प्लानिंग में 4 फेजेस आते हैं, जिसमें पहला है गैदरिंग एनालिसिस ऑफ डाटा। सबसे पहले कोई भी प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग को करने के लिए या किसी भी चीज़ के प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेटा को गैदर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। वो डेटा क्या होता है कि कितने हमारे पास हैं, कितने हमें फ्यूचर में ज़रूरत है, कितना कहाँ से सप्लाई होना है, कहाँ से मैन पावर रिक्रूट होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सारा चीज़ डेटा जो होता है वो हमें एनालाइज करना होता है। पहला स्टेप में गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये जो 4 फेजेस ऑफ प्लानिंग है या फिर प्लानिंग का प्रोसेस है, ये आपको बहुत बार एनटीए ने इसका क्वेश्चंस पूछा है कि प्रोसेस क्या है प्लानिंग का। उसमें आपको मोर और लेस इसी तरह के पॉइंट्स बने रहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। ये ऊपर नीचे करके दिया रहेगा, आपको असेंबल करना होगा उसको, या फिर उसको सीक्वेंस वाइज लगाना होगा, या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा ये पॉइंट्स। तो पहला हम लोगों ने देखा गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा है। सेकंड जो है इस्टेब्लिशिंग ऑफ मैन पावर ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करना। फिर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान एंड प्रमोशंस। तो अब जितना भी है, जो भी प्लानिंग किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया। कंसर्न विद कंट्रोल एंड एवेल्यूशन। अब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो उसको कंट्रोल करना, उसको एवेल्यूएट करना मैन पावर को, ये इसका 4th स्टेप होगा। अब प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत तरह के टेक्निक्स यूज़ होते हैं। ये क्रूशियल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजरियल फंक्शन है। इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आ गया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट आ गया, करियर प्लानिंग आ गया, सक्सेशन प्लानिंग आ गया, ये सब प्रोसेस काम आते हैं। ये हमें क्यों ज़रूरत है, इंडिया हो या फिर बाहर कहीं भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हो, उसमें क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स है। टेक्नोलॉजी बहुत ही अब बदल रही है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स से सबका अडॉप्शन होने लगा है। तो जो चेंजिंग सिनेरियो है, जो कंपटीशन है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैन पावर प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए।
द प्रोसेस जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, उसमें फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें स्टेप्स होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना होगा कि क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड है करेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री, अभी आपके पास कौन सा ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री है, कितने इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। फिर उसके बाद डिमांड फॉरकास्टिंग आती है। डिमांड फॉरकास्टिंग में आपका बहुत सारा उसके साथ थ्योरीज हैं, बहुत सारे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जॉब रिक्वायरमेंट है, फिर क्या जॉब रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉयमेंट प्लान किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि कहाँ से करेंगे, रिक्रूट कहाँ से करेंगे। फिर जब रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। फिर सेवंथ स्टेप में अप्रेजल। अब जब आपने एम्प्लॉय को रख लिया तो वहाँ पे फिर उनका अप्रेजल, उनका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है, जो कि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एचआर डिमांड फोरकास्टिंग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है क्या, और इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जिससे कि रिपीटली एनटीए एग्जाम्स में पूछता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, एचआर डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है? तो ये है फ्यूचर क्वालिटी एंड क्वांटिटी को एस्टिमेट करना कि कितनी डिमांड एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी आने वाली है। तो इसमें फैक्टर्स भी अफेक्ट करेगा डिमांड फोरकास्टिंग में, जिसमें देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर, पहले हम लोग बात करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों होता है। तो पहले बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा है कॉम्पिटिशन, जो कंपटीशन हमें बाहर से मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर इकोनॉमिक क्लाइमेट, जो भी नेशन है उसका इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है, वहाँ के गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज क्या हो रहे हैं, ये सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एनटीए ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है कई बार, कि वो एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर, इसमें से कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर होगा, कौन सा इंटरनल फैक्टर होगा, जो कि डिमांड फोरकास्टिंग में काम आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये 4-5 पॉइंट। इंटरनल फैक्टर क्या है कि बजट, इसमें आपका देखिएगा बजट कांस्टेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या बजट है, प्रोडक्शन का लेवल क्या है, अभी प्रोडक्शन हाई है या लो है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हिरार्की कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉय सेपरेशन। एम्प्लॉय सेपरेशन, जितने एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, या ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर लेआउट हो रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है, वो सब। या फिर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, अब मान लीजिए कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होना है कंपनी में, तो उसके लिए फिर प्रोडक्शन हाई करनी होगी, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए मैन पावर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब जो भी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस है, उसमें आपका ये सब इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एचआर डिमांड फोरकास्टिंग मेथड। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक बॉटम अप फोरकास्टिंग जिसमें जजमेंटल क्वालिटेटिव बोलते हैं, और टॉप अप, ये आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव 2 होता है। तो इसमें भी आपको नाम ध्यान में रखना होगा। एनटीए कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा क्वालिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग है, डिमांड फोरकास्टिंग, और कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग है। तो अगर हम लोग पहले बात करेंगे क्वालिटेटिव डिमांड फोरकास्टिंग में, इसमें जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग है, पहला सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड है, डेल्फी टेक्निक है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। इसमें आप देखिएगा डेल्फी टेक्निक से भी क्वेश्चंस हैं, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक से भी क्वेश्चंस हैं, जीरो बेस्ड से भी क्वेश्चंस हैं, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड से भी क्वेश्चंस हैं। तो एक कॉन्सेप्चुअल आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि ये सब क्या है, किस बारे में। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन को किस तरह से भी घुमाएगा तो आपको वो ईजिली आप समझ जाइएगा। तो ये बॉटम अप फोरकास्टिंग क्वालिटेटिव, और टॉप डाउन फोरकास्टिंग बोलते हैं स्टैटिस्टिकली या क्वांटिटेटिव अप्रोच को, जिसमें मैनेजमेंट जजमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस, स्कैटर्ड प्लॉट है, रिग्रेशन एनालिसिस है, सिमुलेशन मॉडल, वर्क स्टडी टेक्निक, फ्लो मॉडल, ब्यूरेक स्मिथ मॉडल, इकोनोमेट्रिक मॉडल, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये जो मैंने कुछ इस चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें एचआर डिमांड फोरकास्टिंग मेथड है, बॉटम अप फोरकास्टिंग, जजमेंटल क्वालिटेटिव में आपका डेल्फी, नॉमिनल, जीरो है, और इसमें एक सेंट्रलाइज्ड एंड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड भी आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। टॉप डाउन फोरकास्टिंग में क्वांटिटेटिव में देखेंगे मैनेजेरियल, ट्रेंड, रिग्रेशन, सिमुलेशन एंड फ्लो मॉडल। जनरली यही सबसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसमें एक आपका रेशियो ट्रेंड एनालिसिस भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बॉटम अप फोरकास्टिंग, जैसे जजमेंटल एंड क्वालिटेटिव अप्रोच से। ये सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड कहने का क्या मतलब है कि सेंट्रलाइज्ड में क्या हुआ कि जो टॉप मैनेजर है वो फोरकास्ट बनाते हैं, वो बताएंगे कि कितनी डिमांड है, और वो फिर सारे लोगों को बताएंगे, डिपार्टमेंट में बताएंगे कि हाँ इतने डिमांड है, इतनी अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें मैन फोर्स की। तो ये वेरी फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा डिटेल डिसीजन इसमें नहीं लिया जाता है।
डिसेंट्रलाइज क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ कम अप विथ फोरकास्ट, जो एम्प्लॉय होंगे लोअर लेवल से वो आएंगे फोरकास्ट से, वो बताएंगे कि हमें कितने और लोगों की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन डिटेल्ड होता है। जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग है कि अगर कोई पोजीशन मान लीजिए कि खाली हुआ, किसी पोजीशन में खाली है या फिर कोई पोजीशन फ्री है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखने के लिए कि इस पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन को किसी रिसोर्स की ज़रूरत है या नहीं है। अगर इसी को जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग कहते हैं। अगर जीरो नहीं, अगर उस पोजीशन में जो ज़रूरत नहीं है, मैनेजर ऐसा बोलते हैं, तो वहाँ पे एलिमिनेट भी किया जाता है मैन पावर प्लानिंग, मतलब मैन पावर रिक्रूटमेंट को। फिर हम लोग आएंगे डेल्फी टेक्निक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्फी टेक्निक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। ये ओलफ हेल्मर ने दिया था। और डेल्फी टेक्निक जो आपका है इसमें एक बार क्वेश्चन ये भी था कि ये डेल्फी टेक्निक किसके द्वारा दिया गया है। तो 4-5 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, उसमें ओलफ हेल्मर आपको याद में रखना है, ये ध्यान में रखना है। डेल्फी टेक्निक होता क्या है, ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठाए जाते हैं। वो फेस टू फेस वो सामने नहीं बैठे होते हैं, लेकिन वो उनका जो एक्सपर्ट्स जो जजमेंट होता है वो काम आता है। वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो इंडिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चनेयर उनको दिया जाता है और उनका राय लिया जाता है। एक्सपर्ट्स जजमेंटल वो अपना एक राय देंगे, एक अपने विचार को रखेंगे और उसका समरी किया जाता है। तो जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे, जब सबका जो राय होगा डिमांड फोरकास्टिंग के लिए करके, अगर सबका जब तक एक साथ नहीं होता है, मतलब सबका ये सब एग्री नहीं करते एक पॉइंट पे, तब तक ये फिर से वापस जाता है सर्वे पे, वापस लोगों के पास जाता है, उन लोग फिर से उस पर बात रखते हैं और फिर तब तक ये बात रखा जाता है जब तक कि सारे लोगों का ओपिनियन एक पॉइंट पे आके एग्री ना हो जाए। तो ये रिपीट होते रहता है। ये रैन कॉरपोरेशन में 1950s में डेवलप हुआ था। एक नटसेल में देखे, यहाँ मैंने ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनके पास क्वेश्चनर गया, सर्वे गया। ये सर्वे जब वापस आता है, अपने अपने पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 2 लोग एग्री है, एक एग्री नहीं है, तो फिर से उसको वापस वो जाता है, फिर से वहाँ पे विचार किया जाता है, वापस एक्सपर्ट्स के पास जाता है और फिर तब तक वो रिपीट होते रहता है जब तक सारे तीनों एक साथ एग्री नहीं हो जाते हैं। जब तीनों एग्री, अगर ये एग्जांपल मैंने 3 से लिया, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 4-5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो सारे एक्सपर्ट जब तक एग्री नहीं हो जाते एक पॉइंट पे, तब तक ये रिपीट साइकिल फॉर्म में चलते रहता है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय हैं ये एक साथ आते हैं, आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन को बैठ करके देखते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस और इशू जो होता है वो पहले से डिफाइन होता है, एक्सपर्ट सेलेक्ट किए जाते हैं। एचआर डिमांड का जो भी इशू है, तो वो जितने भी यहाँ पे ये समझिए कि इसमें होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है। इसमें जितने भी एम्प्लॉई हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं जो कि वहाँ पे लिया गया है, जिनसे ये डिमांड फोरकास्टिंग करानी है, वो सामने बैठे होते हैं। फिर उनके बीच में मतलब फेस टू फेस मीटिंग होती है, फिर डिस्कशन होता है, डिमांड का एस्टिमेट्स और एजम्पशंस उनसे डिस्कस होता है, फिर वोटिंग होता है। अब वहाँ पे वोटिंग होगा, फिर देखा जाता है कि किसका वोट सबसे किसका जो मतलब सब अपनी अपनी राय रख लेते हैं, कि राय रखते हैं कि हाँ मैंने ये विचार, मतलब सब ने अपना अपना एक पॉइंट दे दिया कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। फिर वो साइलेंट वोटिंग होती है और साइलेंट वोटिंग के बाद जिस पर सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो उसको चुन लिया जाता है। इसमें स्टेप्स होते हैं कुछ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इशू को बताया जाता है कि किस इशू पे बात करनी है। फिर साइलेंट आइडिया जनरेशन होता है, आइडिया शेयरिंग होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है और उसके बाद वोटिंग होता है। टॉप डाउन फोरकास्टिंग, जिसमें क्वांटिटेटिव, ये तो अभी तक हमने बात की, जो कि क्वालिटेटिव थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा है वो टॉप डाउन फोरकास्टिंग है, जो कि क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, जिसमें कि बहुत डेटा एनालिसिस है, सबके बेसिस पे डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है। जिसमें पहला हम लोग देखेंगे मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट क्या है, जिसमें मैनेजर्स एक साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और एक फिगर पे कम आउट होते हैं और क्या डिमांड है लेबर की उसके बारे में बात होती है। तो इसमें कुछ अप्रोचेज हैं मैनेजरियल जजमेंट के, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन कौन सा अप्रोच है, तो ये एक बार ध्यान में रखिएगा। मैं कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर कर लीजिए। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि लाइन मैनेजर जो होंगे वो अपना जो प्रपोजल है वो
लाइन मैनेजर मतलब नीचे के मैनेजर अपना एक प्रपोजल सीनियर मैनेजर को देंगे। टॉप डाउन अप्रोच होगा, जो फोरकास्ट होगा वो टॉप मैनेजर्स के द्वारा बनाया जाएगा और वो पर्सनल डिपार्टमेंट के एडवाइस से और वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपना फोरकास्ट दे देंगे। पार्टिसिपेटिव अप्रोच क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा, मतलब कि वो दोनों एक साथ बैठेंगे और जैसे टॉप मैनेजर हो गए और डाउन जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है सब एक साथ बैठेंगे और उसके बाद वो डिस्कस करेंगे कि क्या डिमांड होनी चाहिए। तो जो सबसे सही तरीका है, राइट एंगल मेथड भी इसको कहते हैं, वो पार्टिसिपेटिव मेथड है कि सब एक साथ बैठे और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि कितनी डिमांड फोरकास्टिंग की ज़रूरत है, कितनी डिमांड की ज़रूरत है। अब इसमें दूसरा जो मेथड है वो टाइम सीरीज एनालिसिस मेथड है। ये होता है कि आप हिस्टोरिकल डिमांड डेटा, हिस्टोरिकल जो डिमांड है मतलब पहले से पास्ट में क्या डिमांड आते जा रहा है उसके बेसिस पे फ्यूचर के डिमांड को इस्टेब्लिश कर देना, इसको बता देना। इसमें आपका कुछ पैटर्न्स होता है जैसे कि ट्रेंड वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन एंड सीजनल वेरिएशन एंड रैंडम वेरिएशन। जो ट्रेंड वेरिएशन होता है, क्या ट्रेंड चलते आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, अभी क्या ट्रेंड चलते आ रहा है कि कितने दिनों में कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। फिर साइक्लिक वेरिएशन है, कितने साइकिल में, एक साइकिल में कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। सीजनल वेरिएशन है, किस सीज़न में हो सकता है कि कोई कंपनी सीजनल हो, जहाँ कुछ सीजन्स में प्रोडक्शन बहुत हाई हो, किस सीजन में कुछ कम हो। तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो सीजनल वेरिएशन क्या है। एक सीज़न में हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, किसी में कम है। फिर रैंडम वेरिएशन में कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो कितना ज़रूरत पड़ता है, जनरली रैंडमली कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस जो है ना कि पास्ट में टाइम्स आपको ध्यान में रखिए कि पास्ट में क्या ट्रेंड चलते आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर को एनालाइज करना कि कितने डिमांड है, कितने फोरकास्टिंग उसको करना डिमांड। रिग्रेशन मेथड जो होता है वो स्टैटिस्टिकली रिलेशनशिप बिटवीन होता है बिजनेस एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉय। इसमें जो फोरकास्ट डिमांड होता है वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर विच फैक्टर सेल्स होगा, प्रोडक्शन, सर्विस प्रोवाइडेड, ये सब पे डिपेंड करता है। तो ये जो मेथड है ये यूज कब होता है, व्हेन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फंक्शनली रिलेटेड टू ईच अदर। जो भी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल देंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। allow you to examine the relationship between two or more variable of interest। इसमें आपका 2-3 तरह का होता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन हुआ, इसको मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँगी। देखिए, ये जैसे लीनियर रिग्रेशन हुआ, अब ये आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में जो होगा, इन दोनों के बीच में आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशंस का एक स्टैटिस्टिकल डाटा बनेगा तो ये लीनियर होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ये आप देख रहे हैं कि बन रहा है। तो इस तरह का जो डेटा होगा वो लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा। अब फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जब ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा जहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। प्रेडिक्टेबल वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल दैट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। वहाँ पर प्रेडिक्ट किया जाता है क्या वैल्यू हो सकता है। इसके बाद थर्ड जो हमारा है वो स्कैटर डायग्राम प्लॉट, ये दिया था जॉन हर्सेल ने। इस नाम को याद रखिएगा, जहाँ जहाँ नाम मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एकदम आप ध्यान में रखिए कि जहाँ पे भी नाम है आपको वो एकदम गो थ्रू कर लेना है, उसको याद कर लेना है। स्कैटर डायग्राम किसने दिया था, जॉन हर्सेल ने दिया था। तो ये क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसमें 2 डिग्री एंड डायरेक्शन पे बात होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे अगर कितना प्रोडक्शन होना है और कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, तो किस एक्सटेंट पे, डिग्री भी यहाँ पे बात होगी कि कितनी हाई इंटेंशन पे, कितने डिग्री पे है। यहाँ पे आपका जो डिग्री और डायरेक्शन भी बात किया जाता है कि किस डायरेक्शन में चाहिए। इट इज़ अ जोग्राफिकल मेथड यूज टू हेल्प आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। एचआर मैनेजर कैन फोरकास्ट द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एस्टिमेट पर्सनल रिक्वायरमेंट। फ्लो मॉडल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको मार्कोव मॉडल भी कहते हैं, जिनको इसको दिया था एंड्री ए मार्कोव। बहुत बार यूजीसी नेट ने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत डीप नहीं जाता है कि क्या है इसके अंदर। कभी कभी बहुत होगा कि डीप आएगा, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है कि फ्लो मॉडल क्वान्टिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्या है, कौन सा डिमांड फोरकास्टिंग है कि सप्लाई फोरकास्टिंग है, और इसको दिया किसने है, इसने
किसने डेवलप किया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है फ्लो मॉडल जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। इसको दिया है एंड्री ए मार्कोव ने। मार्कोव मॉडल को ही फ्लो मॉडल भी कहते हैं। सिंपलेस्ट वन है। इसमें शॉर्टर लेंथ ऑफ टाइम के लिए एक्यूरेट ज़्यादा होता है ये, मतलब ये जो डिटरमाइन द टाइम दैट शुड बी कवर्ड। सिंपलेस्ट वन है, इस पर टाइम कवर के जितने कितने देर के लिए कितना टाइम के लिए चाहिए वो कवर किया जाता है। जो शॉर्टर लेंथ होगा टाइम का वो एक्यूरेट होगा लॉन्गर के अपेक्षा। ये जो है ना, ये मार्कअप फ्लो मॉडल इज अ क्वांटिटेटिव एचआर टेक्निक दैट प्रेडिक्ट फ्यूचर इंटरनल लेवल सप्लाई बाय कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय मूविंग बिटवीन पोजीशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, टर्नओवर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। तो एक टाइम पीरियड के लिए देखा जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है कि जो लेबर सप्लाई है वो क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है एम्प्लॉय का मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू डिफरेंट पोजीशन। इसमें बहुत सारा मूवमेंट का रीज़न हो सकता है, जिसमें प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है या टर्नओवर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इसमें बनाया जाता है। फिर देखा जाता है कि फ्यूचर में कितने स्टाफ की शॉर्टेज पड़ेगी या कितने स्टाफ सरप्लस में पड़ेंगे। इसकी वजह इसके ये जो मैट्रिक्स बनता है, जो कैलकुलेशन होता है, इससे फिर ये गाइड होता है कि कैसा रिक्रूटमेंट और क्या प्लानिंग अगर किया जाए। इसके बाद है ब्यूरेक स्मिथ मॉडल, जिससे दिया है एल्मिक एच ब्यूरेक्स एंड रॉबर्ट डी स्मिथ ने। ये एक एल्गोरिदम फॉर्म में है। इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, जिसमें EN = लैग प्लस G 1 डिवाइडेड बाई X डिवाइडेड बाई Y। इसमें क्या है, इस फॉर्मूला को आपको एकदम ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ब्यूरेक स्मिथ मॉडल किसने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। एल्मर एच ब्यूरेक्स एंड रॉबर्ट डी स्मिथ का है, और ये फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान में रखना है। फॉर्मूला भी कभी कभी पूछता है एनटीए कि क्या है, और इस फॉर्मूला में इसका मतलब क्या है ये भी ध्यान में रखता है, जिसमें कि आपका EN का मतलब है एस्टिमेटेड लेवल ऑफ पर्सनल डिमांड इन द प्लानिंग पीरियड। वो जो पीरियड होगा, ईयर होगा, वो आपका होगा EN। लैग इज द ओवरऑल टर्नओवर और एग्रीगेटेड लेवल ऑफ करेंट बिजनेस एक्टिविटीज इन रुपीज़। G जो होगा वो टोटल ग्रोथ इन बिजनेस एक्टिविटी एंटिसिपेटेड थ्रू पीरियड्स इन एंड टर्म्स ऑफ रुपीज़। X जो है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी है, और Y जो है कन्वर्जन फिगर रिलेटिंग टू डेज ओवरऑल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। बस इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, ध्यान में रखिए कि एग्जाम्स में आए तो आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शंस जब हैं तो सामने में। फिर इकोनोमेट्रिक मॉडल है। इकोनोमेट्रिक मॉडल जो दिया है वो लॉरेंस क्लेयर रैगनर फ्रिस एंड सीमंस कुंज का दिया हुआ है। ये मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि एस्टिमेट करता है फ्यूचर डिमांड को। इसमें भी सेम वही है, पास्ट स्टैटिस्टिकल डाटा है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स का मैथमेटिकल फार्मूला है, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट सारे कुछ एक ही लगभग वेरिएबल, 2 इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को बताते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। तो वेरिएबल्स आर दिस फैक्टर सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटी अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। और रिलेशनशिप जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल ये होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल में आप मैन पावर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सेल्स हो सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन, वर्कलोड एट्सेट्रा। इसके बाद आता है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। इससे क्वेश्चन क्या आता है, एक दो बार मैंने देखा है क्वेश्चन में आता है कि विच इज़ द क्विकेस्ट फोरकास्टिंग टेक्निक। तो इसमें आपका आंसर होगा रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस जो है वो क्विकेस्ट है, सबसे क्विकेस्ट है वो फोरकास्टिंग मैथड। इस पर क्वान्टिटेटिव मेथड ऑफ प्रोजेक्टिंग एचआर डिमांड, ये में भी रिलेशनशिप बताया जाता है। ऑपरेशनल इंडेक्स का नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड डिमांड फॉर मैन पावर इज ऑल्सो एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्शन लेवल एंड नंबर ऑफ वर्कर अप्लाई। वर्क स्टडी टेक्निक है, ये भी उस पर देखा जाता है कि वर्क जो काम दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉय की। इसमें जो फॉर्मूला है ये आपका देखिए, टोटल प्लांट आवर इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इनटू प्लांट वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। इफ़ इट इज़ यूज्ड व्हेन ऑपरेशन एंड लेबर इज रिक्वायर्ड। एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड जो है वो 4 लाख यूनिट है। टाइम रिक्वायर्ड है जो प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट का 2 आवर है।
और वर्क अवेलेबिलिटी पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय एक साल में 1600 घंटा काम करता है और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं और हमारे पास 4 लाख यूनिट को बनाना है आने वाले समय में। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा 4 लाख यूनिट बनाने के लिए? आप 4 लाख को 2 से इंटू कर दिए हैं तो ये आपका 8 लाख आवर रिक्वायर्ड होगा। बस ये 8 लाख आवर और हमारे पास पर एम्प्लॉय कितना दे रहा है? वो 1600 आवर पर एनम दे रहा है, मतलब कि एक एम्प्लॉय एक साल में 1600 घंटे दे रहे हैं। तो इससे आप डिवाइड कर दीजिएगा तो 500 वर्कर लगेंगे। अब ये 500 वर्कर लगेंगे तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वर्कर आपके पास अवेलेबल हैं, कितने वर्कर और आपको ज़रूरत है, या 500 वर्कर पूरे ही हायर करने हैं। अब सिमुलेशन मॉडल ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट फेनोमेना इन मैथमेटिकल रिलेशनशिप एंड देन इवैल्यूएट डेटा टू प्रोजेक्ट फ्यूचर आउटकम। सेम वही है, आपका जो पास्ट में जो आ रहा है, पास्ट में जैसा होते जा रहा है सेम उसको सेम जैसा पास्ट में रिक्वायरमेंट होता है वैसे ही फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा। इस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है। तो चलिए यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है आज का डिमांड फोरकास्टिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट जो होगा हमारा क्लास उसमें हम लोग देखेंगे कि सप्लाई फोरकास्टिंग में कौन कौन से टेक्निक यूज़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है या आपको ऐसा लगता है कि यूज़फुल है या आपके फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट और उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।